इसमें 4 टॉपिक्स हैं बेसिकली. This is the chapter. So the first topic is introduction. Second is quantum theory of light. Third is photoelectric effect. And fourth is matter waves. तो आज हम ये चैप्टर में ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर. इसमें 4 टॉपिक्स हैं. द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, थर्ड इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द फोर्थ इज मैटर वेव्स. तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन पार्ट. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यूअल का मतलब क्या है. जैसे अपन कहते हैं ड्यूअल, तो ड्यूअल मतलब दो नेचर. तो दो नेचर का मतलब है कि डिफरेंट नेचर. तो इसको सबसे आसानी से तो आप स्वयं से ही रिलेट कर सकते हैं. जैसे हम पेरेंट्स के साथ हमारा नेचर कुछ और होता है, टीचर्स के साथ कुछ और होता है, कलीग्स के साथ कुछ और होता है, जब हम अकेले में हैं तो कुछ और होता है, जब सबके सामने हैं तो कुछ और होता है. तो मीनिंग दैट वी डू हैव डिफरेंट नेचर. हमारा नेचर डिफरेंट होता है, जहाँ से नाम आया ड्यूअल नेचर. ये तो हमारे विषय में है कि ह्यूमंस के नेचर के विषय में कि ह्यूमंस नेचर डिफरेंट होता है डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में. ऐसे ही ये जो चैप्टर है इसकी जो शुरुआत हुई ड्यूअल नेचर की, वो लाइट के नेचर से स्टार्ट हुई थी. तो लाइट जो है इसका नेचर काफी कंट्रोवर्शियल रहा है. स्टार्टिंग में लाइट को माना जाता था कि लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर या कॉर्पस्कुलर नेचर इसको बोला जाता था. कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जिसमें लाइट ने अपना पार्टिकल नेचर शो किया, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. तो किसी बॉल को अगर आप किसी सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं और अगर सरफेस स्मूथ है तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका है, जिस एंगल पे आपने इंसिडेंस किया उसी एंगल पे बॉल रिफ्लेक्ट होगी. तो लाइट ने वहाँ पे पार्टिकल नेचर अपना शो किया. इट बिहेव्ड एज अ पार्टिकल, जिसको फिर नाम दे दिया गया इसको कॉर्पस्कुलर नेचर. वहीं पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिसमें लाइट ने बिहेव किया एज अ वेव, जिसको बोला गया वेव नेचर. कि लाइट बिहेव्ड एज अ वेव, तो वहां से नाम आया वेव नेचर का. तो लाइट का जो वेव नेचर है इसकी जो थ्योरी है वो क्रिश्चियन हाइजन ने दी थी सबसे पहले. लेकिन जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी था या जो पार्टिकल नेचर था वो न्यूटन ने उसको प्रपोज किया था. तो न्यूटन की अथॉरिटी की वजह से वेव नेचर जो है लाइट का वो माना नहीं किसी ने. तो नोबडी बिलीव्ड क्रिश्चियन हाइजन. उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स होते गए और 1801 में थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, YDAC एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइट हैज वेव नेचर. तो वहाँ से फिर लोगों ने मान लिया कि लाइट का जो है वो वेव नेचर होता है. लेकिन इसमें कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1905 में एक इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो लाइट को अगर एक वेव मान लें तो लाइट का जो वेव नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लाइट को उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया. अपनी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने माना कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो आप देख सकते हैं कि लाइट का जो नेचर है वो उसमें कितने ट्विस्ट हैं. पहले उसको पार्टिकल माना, फिर वेव माना, एंड में फिर पार्टिकल माना. तो एक इसका कंक्लूजन ये था कि लॉजिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करें. तो ये कंक्लूजन आया कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर. इट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल और एज वेल एज अ वेव डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. तो ये इसका कंक्लूजन आया. तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है ड्यूअल नेचर का. अब एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली कहा जाता है उनको वैसे. तो उन्होंने कहा कि जब रेडिएशंस में ड्यूअलिटी हो सकती है, रेडिएशंस का नेचर वो पार्टिकल नेचर भी हो सकता है और वेव नेचर भी हो सकता है, तो मैटर का नेचर ऐसा क्यों नहीं हो सकता. तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मैटर वेव्स का, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है.
तो इसका इंट्रोडक्शन यही है कि रेडिएशन और मैटर या वेव और पार्टिकल आप कह सकते हैं कि ये इनका नेचर कभी एज अ पार्टिकल होता है, कभी एज अ वेव होता है। तो दे डू हैव ड्यूअल नेचर, दे कैन बिहेव एज अ वेव और एज वेल एज अ पार्टिकल। तो ये चैप्टर इसी विषय में है कि ड्यूअल नेचर क्या था, उसके फिर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह क्या हुए और उनके क्या रिजल्ट्स आए, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कुल मिला के यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में, जो कि सेकेंड टॉपिक है। सो द टॉपिक इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि लाइट जो है, कोई भी जो सोर्स है वो एनर्जी एमिट करता है लाइट की फॉर्म में, और ये जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसको उन्होंने नाम दिया एक फोटोन। तो इस थ्योरी में उनकी कुछ फोटोन की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, जैसे फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, उनका एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, चार्जलेस होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के जो पोस्टुलेट्स हैं वो ये थे कि फर्स्ट ऑप्शन दैट लाइट इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स या पैकेट्स, आप कह सकते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फोटॉन्स। इसको उन्होंने फोटॉन्स का नाम दिया। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो थी कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ये कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई थी, जिसमें था कि फोटोन का जो रेस्ट मास है वो 0 होता है। थर्ड इज फोटोन्स आर चार्जलेस or neutral, so they are not affected, they are not you can say that deflected by electric and magnetic fields. ये 3 प्रॉपर्टीज इसमें बताई कि फर्स्ट ऑप्शन इज लाइट इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर हम विजुअलाइज करें कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिस पार्टिकल का उन्होंने नाम दिया फोटोन। फिर सेकेंड पोस्टुलेट था कि फोटोन का जो रेस्ट मास है वो 0 होता है। इट वाज द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी। थर्ड इज फोटोन्स आर चार्जलेस, सो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। फोर्थ जो उन्होंने बोला वो उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई फोटोन है और इसका फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग इस फोटोन का जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा फोटोन का, उतना ज़्यादा उसका एनर्जी आएगा। तो जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये आ जाएगा E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। यहाँ पर E जो है दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, H जो है यहाँ पे वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है। न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा फोटोन का, उतना ज़्यादा ही उसका एनर्जी होगा। तो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे E और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये आप मान लीजिए कि एंगल थीटा है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, तो टेन थीटा आपका आ जाएगा E बाई न्यू,
और E क्योंकि h इंटू न्यू है तो h इंटू न्यू बाई न्यू, तो यहाँ से आपका टेन थीटा जो है वो h के बराबर आ जाता है। और h क्योंकि कांस्टेंट है, सो दिस इज कांस्टेंट फॉर ऑल फोटॉन्स, तो सारे फोटॉन्स के लिए ये आपका कांस्टेंट है। मैं रिपीट करूंगा फिर से, मान लीजिए कोई फोटोन है जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इसका जो एनर्जी होगा वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा एनर्जी। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट या h, और हम कह सकते हैं कि उस फोटोन का जो एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू h इंटू न्यू। यहाँ पर E एनर्जी ऑफ फोटोन है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अगर ग्राफ ड्रॉ करें E वर्सेस न्यू का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो E क्योंकि प्रोपोर्शनल टू न्यू है तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका आएगा। एंगल मान लीजिए यहाँ से थीटा है, तो टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं E बाई आर यहाँ से, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से, और E क्योंकि h इंटू न्यू है तो ये h न्यू बाई न्यू, तो यहाँ से टेन थीटा आपका h आ जाएगा, विच इज अ कॉन्स्टेंट फॉर ऑल फोटॉन्स। तो ये अपन कह सकते हैं। इसी में थोड़ा सा आगे अपन बढ़ेंगे तो h का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ h इज 6.63 into 10 is to power minus 34 जूल सेकेंड, या यही होता है 4.14 into 10 is to power minus 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। तो ये इसके दो वैल्यूज हैं, जूल सेकेंड में 6.63 into 10 is to power minus 34 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.14 into 10 is to power minus 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। तो यहाँ पे अगर डायमेंशन की बात करें h की, तो E इज इक्वल टू h इंटू न्यू, क्योंकि ये कहीं एग्जाम में आ चुका है, तो h हो जाएगा आपका E डिवाइडेड बाई न्यू। तो जो डायमेंशन होगा h का वो आ जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ E डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ न्यू। E इज एनर्जी, और हमें पता है कि एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 t-2 और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t-1। तो यहाँ से अगर आप h का डायमेंशन निकालें प्लैंक्स कांस्टेंट का, तो ये आ जाएगा m1l2t, ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो t रेज़ टू पावर -2 + 1, तो यहाँ से आपका h का डायमेंशन आ जाएगा m1l2t-1। मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एंगुलर मोमेंटम जो है L से जिसको डिनोट करते हैं वो होता है आपका mvr। तो इसका जो डायमेंशन है वो भी हो जाएगा मास का m1, वेलोसिटी का L1t-1 और r डिस्टेंस L1। तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन है इसको मैं L' यहाँ बोल देता हूँ क्योंकि L मैंने लेंथ के लिए यूज कर लिया। सो दिस विल बी m1l2t-1, यहाँ से L1 ये वाला और ये वाला इसको अपन एक साथ ले आए तो L2 हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा m1l2t-1। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के डायमेंशन सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इज फर्दर इक्वल टू m1l2t-1। एक चीज़ और यहाँ से देख सकते हैं कि अगर प्लैंक्स कांस्टेंट का अपन SI यूनिट की बात करें तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग SI यूनिट हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए मास का होता है kg, लेंथ का होता है मीटर, इसका स्क्वायर, टाइम का होता है सेकंड -1, तो एक SI यूनिट ये भी लिखा जा सकता है। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जूल सेकेंड, इसको आप जूल सेकेंड भी कह सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं डायमेंशन। दूसरा है कि इसका जो CGS यूनिट होगा, तो CGS यूनिट में आप मास को कह सकते हैं ग्राम, लेंथ को कह सकते हैं आप सेंटीमीटर, और टाइम तो खैर उसमें भी सेकंड होता है, सेकंड -1। तो ये इसके यूनिट्स हो जाएंगे SI और CGS सिस्टम में रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डिस्कस किया H की वैल्यूज के बारे में। तो SI यूनिट में इसका वैल्यू होता है 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। वहीं पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 4.14 into 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। E इज इक्वल टू h न्यू है, तो h आ जाएगा आपका E बाई न्यू। तो यहाँ से आपका h का जो डायमेंशन है वो होगा एनर्जी का डायमेंशन बाई फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन,
डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज ml2t-2, फ्रीक्वेंसी इज t-1। तो यहाँ से कट के आपका h का जो डायमेंशन है वो आ जाएगा m1l2t-1, और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन भी यही होता है। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों का डायमेंशन सेम होता है। नीट में आया हुआ, किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। एक और चीज इसमें देख सकते हैं कि h का SI और CGS यूनिट, तो h का डायमेंशन ml2t-1 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो SI यूनिट होगा, मास की जगह आप kg रख सकते हैं, लेंथ की जगह आप मीटर रख सकते हैं, टाइम की जगह आप सेकंड रख सकते हैं। सिमिलरली यू कैन फाइंड द CGS यूनिट फॉर h। सो ये इसमें था। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मोमेंटम है, फोटॉन्स का जो मोमेंटम है वो होता है E/c, और E जो है हमने अभी कैलकुलेट किया वो होता है h/c। तो ये मोमेंटम हो गया फोटॉन्स का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि फोटॉन्स का जो एनर्जी है इट इज रिलेटेड टू द मास बाय द इक्वेशन E = mc²। इसको मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी कहते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका यूज है काफ़ी, और ये जो एटम बॉम्ब्स वगैरह हैं ये इसी बेसिस पे आपके बनते हैं। यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर मैं एनर्जी और मास के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूँ, सो द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, E इज प्रोपोर्शनल टू m है। तो ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा, और अगर मान लीजिए कि ये एंगल यहाँ से थीटा है, तो आप इक्वेशन को कंपेयर करके कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू E/m। यहाँ से मान लीजिए कि कोई एनर्जी आप ले लीजिए, दिस विल बी E, और यहाँ से मास है वो m आ जाएगा। तो E को आप लिख सकते हैं एज mc² डिवाइडेड बाई m, विच इज c², एंड इट विल बी अ कांस्टेंट फॉर ऑल। तो ये सारा आपका कांस्टेंट आ जाएगा। ये इसकी 6th प्रॉपर्टी है। 7th प्रॉपर्टी इज की जो स्पीड है फोटोन का वो वैक्यूम में वैसे c होता है, तो इट इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बाय द एक्सप्रेशन c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू द फ्रीक्वेंसी। c इज स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम। ये तो एक इक्वेशन यहाँ से ये आ जाएगा। तो जैसे अब यहाँ से हम एक चीज़ और ड्राइव कर सकते हैं कि मोमेंटम इज h/c। तो यहाँ से अगर हम मोमेंटम को फ्रीक्वेंसी से रिलेट करना चाहें तो आ जाएगा मोमेंटम इज h/c। तो यहाँ से आप c की जगह फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा भी रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका h/λ। तो इस तरीके से भी आप फोटोन का जो वेवलेंथ है उसको देख सकते हैं। 8th is all photons travel with same speed in vacuum. With same speed in vacuum. नाइन्थ पॉइंट आप दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका वाइट लाइट की अगर बात करें तो इसका स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर। दिस इज द स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि राइट से लेफ्ट से राइट चलने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, सॉरी वेवलेंथ बढ़ता है वॉयलेट से रेड की तरफ जाने पे। अब इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स रेशियो में है, तो इसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, एनर्जी डिक्रीज करेगा, मास डिक्रीज करेगा, मोमेंटम डिक्रीज करेगा राइट लेफ्ट से राइट जाने पे। तो यहाँ से ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है फोटॉन्स की। जो फोटॉन्स का मोमेंटम है वो रिलेटेड होता है उनकी एनर्जी से बाय द रिलेशन P इज इक्वल टू E/c। एनर्जी हमने देखा कि h होता है, तो मोमेंटम आ जाएगा आपका h डिवाइडेड बाई c। नेक्स्ट इज फोटोन का जो एनर्जी है वो रिलेटेड होता है मास से बाय द मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ पे अगर हम E वर्सेस m का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा,
और यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो tan थीटा आ जाएगा E/m, E इज इक्वल टू mc²/n, तो ये आपका c² आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्पीड ऑफ फोटोन इज वैक्यूम इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वैसे ये किसी भी वेव के लिए सही है कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। अगर हम एक मोमेंटम और वेवलेंथ में रिलेशन निकालें तो मोमेंटम है h/c, तो यहाँ से अगर अपन c का वैल्यू रख दें तो ये h/λ आ जाता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड वेवलेंथ। 8th इज ऑल फोटॉन्स ट्रेवल्स विद सेम स्पीड इन वैक्यूम। 9th ही हमने एक स्पेक्ट्रम देखा कि अगर वाइट लाइट की बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पे वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा, एनर्जी घटेगा, मास घटेगा, मोमेंटम बढ़ेगा। और अगर अपन इसका उल्टा चलें, राइट से लेफ्ट चलें, तो इसका अपोजिट पैटर्न होगा, मतलब लैम्डा डिक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी क्योंकि इन्वर्स रेशियो में है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी इसका बढ़ेगा। तो ये एक पैटर्न आप देख सकते हैं। टेंथ इज फोर्स बाय रेडिएशन बाय फोटॉन्स। तो ये इसमें फोटॉन्स जो है, जाहिर सी बात है मोमेंटम है तो फोर्स भी होगा, तो ये है कि वो कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। तो पहले मान लेते हो कि सरफेस आपको दिया हुआ है और यहाँ से मान लीजिए फोटॉन्स आ रहे हैं बहुत सारे, और हर फोटोन का मोमेंटम p है, और ये जो सरफेस है वो मैंने मान लिया प्योर अब्जॉर्बिंग सरफेस, मतलब कोई भी फोटोन यहाँ से वापस नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब ये अब्जॉर्ब हो जाएगा तो उनका मोमेंटम 0 हो जाएगा फाइनल। तो क्योंकि फोटोन का मोमेंटम चेंज हुआ, इसका मतलब कि फोटोन पे फोर्स लगा होगा और इन रिटर्न फोटोन ने भी फोर्स लगाया होगा। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये होता है। तो मैंने मान लिया कि n फोटोन्स आपने इंसिडेंट किए, तो इनका जो मोमेंटम है वो n टाइम्स मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटोन डिवाइडेड बाय द टाइम। अब हमने देखा था पिछले केस में कि जो मोमेंटम आता है फोटॉन्स का वो था आपका E/c, हमने लास्ट में देखा था। तो ये इतना फोर्स आ जाएगा। तो ये जो n/ΔT है, दिस इज एक्चुअली नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। तो इसको मैं n' से डिनोट कर देता हूँ, और जो एनर्जी है फोटोन की वो हमें पता है कि h/ν होता है, तो h/ν/c। तो यहाँ से जो फोर्स आएगा आपका वो आ जाएगा, अगर हम एनर्जी के टर्म में देखें तो ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी कंटेन्ड बाय द फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, क्योंकि यहाँ पे ही हमने टाइम से डिवाइड किया है। तो इसी को अपन लिख सकते हैं एज टोटल एनर्जी E' डिवाइडेड बाई टाइम और इनटू c। और ये जो एनर्जी बाई टाइम है इसको अपन जानते हैं कि इसको पावर कहते हैं, तो W/c। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई सरफेस प्योर अब्जॉर्बिंग सरफेस है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो W/c फोर्स यहाँ पे एग्जिट होगा। इसके बाद इसको एक तरीके से और रिलेट कर सकते हैं, एक वर्ड है जिसको कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया। तो अगर पावर को आप W मान लें और एरिया को A मान लें तो इंटेंसिटी आ जाएगा आपका W/A। तो यहाँ से आपका वर्क जो है वो आ जाएगा I/A, सॉरी पावर जो है वो आ जाएगा आपका I/A। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू, एक तो है W/c और एक इसको लिख सकते हैं आप IA/c। ये दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहीं से अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स है आपका I/A/c इंटू एरिया, तो ये आपका आ जाएगा I/c। एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड द रेडिएशन प्रेशर और प्रेशर ड्यू टू फोटॉन्स। तो इसको रेडिएशन प्रेशर कहते हैं।
तो यहाँ पे इसको एक बार फिर से अपन रिवाइज करेंगे कि फोर्स बाय फोटॉन्स। तो मान लीजिए कोई सरफेस दिया हुआ है, इस पे फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर किसी सरफेस ने इसको ऑब्जॉर्व किया तो फाइनल मोमेंटम ऑफ फोटॉन जीरो हो गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो हमने मान लिया कि ऐसे n फोटॉन्स हैं तो फोर्स आ जाएगा n इंटू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, क्योंकि एक फोटोन के मोमेंटम में p का चेंज हुआ। तो वहां से अपन ने n बाई डेल्टा टी बाई सी लिख दिया, फिर इसको n बाई डेल्टा टी को अपन ने बोल दिया n डैश। इसी चीज को हमने एक और तरीके से देखा कि ये जो टोटल एनर्जी है n ही हो जाएगा टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम इंटू सी, और ये एनर्जी बाई टाइम को अपन पावर बोलते हैं, तो फोर्स आ जाएगा पावर बाई सी। इंटेंसिटी होता है पावर बाई एरिया, तो W बाई ए इसको लिखा जा सकता है। तो जो पावर है यहाँ से W वो आ जाएगा I इंटू ए, सो फोर्स इज W बाई सी और I A बाई सी। यहीं से हमने प्रेशर का एक्सप्रेशन निकाला, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स इज I A बाई सी इंटू एरिया, तो दिस इज I बाई सी विच इज कॉल्ड एज रेडिएशन प्रेशर। सो नाउ लेट्स डिस्कस। सो हमने डिस्कस किया था फोटॉन्स के बारे में कि फोर्स कितना लगाएंगे और प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा। तो अगर क्या है कि यहाँ पे सरफेस अगर अपन थोड़ी सी चेंज कर दें, इसको अपन प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दें, तो प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या होगा कि फोटॉन्स मान लीजिए यहाँ से आए p मोमेंटम के साथ, तो ये वापस भी p मैग्नीट्यूड के मोमेंटम के साथ जाता है। तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाएगा, और क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के, तो फोर्स भी इसमें डबल हो जाएगा, प्रेशर भी डबल हो जाएगा, तो सारे टर्म्स इसमें डबल हो जाते हैं। तो जैसे अपन फोर्स की बात करें तो फोर्स हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब क्योंकि चेंज इन मोमेंटम डबल हो गया तो इसको हमने लिखा था W बाई सी। तो क्योंकि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम डबल है तो इसको अपन लिख सकते हैं मान लीजिए ट्वाइस n, और मान लीजिए एक फोटोन का मोमेंटम p से चेंज हुआ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ से जो मोमेंटम है उसको लिखा जा सकता है e बाई सी इंटू डेल्टा टी। तो ये जो n e बाई सी है ये आ जाएगा आपका पावर, सॉरी ये जो n e बाई डेल्टा टी है, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये जो n e, इसको ऐसे कर सकते हैं ट्वाइस n e बाई सी इंटू डेल्टा टी। तो ये जो है n e बाई डेल्टा टी इसको लिखा जा सकता है इस पावर। तो यहाँ से आपका फोर्स आ जाएगा ट्वाइस ऑफ W बाई सी, वेयर W इज द पावर। तो ये एग्जैक्टली डबल है। तो इसी तरीके से अपन कह सकते हैं इसको इंटेंसिटी की टर्म में कि फोर्स इज 2W बाई सी, और यही आपका आ जाएगा ट्वाइस, पावर को लिखा जा सकता है इंटेंसिटी इंटू एरिया बाई सी। तो ये आपका एक और एक्सप्रेशन इंटेंसिटी और एरिया के टर्म में आ जाता है। बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर होता है आपका फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स है आपका 2IA बाई सी इंटू एरिया, तो यहाँ से ये 2I बाई सी आपका प्रेशर आ जाएगा। तो अगर कोई प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो प्योर अब्जॉर्बिंग सरफेस के जस्ट डबल होते हैं, ये आप कह सकते हैं। थर्ड केस एक आता है जब पार्शियल अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन हो, कि कुछ फोटॉन्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं और कुछ फोटॉन्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि मान लीजिए कि जो फोर्स है वो आ जाएगा, मान लो n1% फोटॉन्स अब्जॉर्ब हुए, तो जाहिर सी बात है कि 100 माइनस n1% रिफ्लेक्ट होंगे। तो अगर परसेंटेज की टर्म्स में अपन बात करें तो आप फोर्स को लिख सकते हैं n1 बाई 100 इंटू W बाई सी, क्योंकि n1% अब्जॉर्ब हुए। तो इसका मतलब है कि मान लो 100 फोटॉन्स हैं तो 100 फोटॉन्स होते तो फोर्स इतना आता, तो 1 फोटोन होता तो इतना आता। तो n1 अगर परसेंट फोटॉन्स अगर रिफ्लेक्ट अब्जॉर्ब होते तो फिर फोर्स आ जाता है n1 बाई 100 इंटू W बाई सी, और प्लस वापस कितने बचते, तो वापस कह सकते हैं भाई 1 माइनस n1 बाई 100, उसमें प्योर रिफ्लेक्शन होता, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2W बाई सी से।
आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। भाई मान लीजिए ये कोई सरफेस थी, इस सरफेस में से कुछ फोटॉन्स तो ऑब्जॉर्ब हुए, मान लीजिए n1%, और कुछ फोटॉन्स में क्या हुआ कि वो इंसिडेंट हुए और उनमें फिर प्योर रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये वाले आ जाएंगे आपके 1 - n1/100। तो अगर अपन फोर्स कैलकुलेट करें कि उस केस में सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, तो यूनिटरी मेथड से हम देख सकते हैं कि भाई अगर फुल फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होते तो W/c लगता है। तो 1 फोटोन अगर मान लेते हैं 100% मान लेते हैं, मान लीजिए 100 फोटॉन्स है, तो 100 फोटॉन्स का फोर्स है W/c, तो 1 फोटोन का फोर्स हो जाएगा W/c/100, और n1 फोटॉन्स का हो जाएगा, n1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तो हो गया ड्यू टू ऑब्जॉर्प्शन। तो अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन में फोर्स लगता है 2W/c, और n1% अगर अब्जॉर्ब हुए हैं तो रिफ्लेक्ट होंगे 1 - n1/100 फोटॉन्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - n1/100 इंटू 2W/c, जहाँ पे n1% फोटॉन्स आर अब्जॉर्ब। तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट इज अब अगर ऐसा होता क्वेश्चन में कि ये आपको सरफेस दिया हुआ है और यहाँ से फोटॉन्स आ रहे हैं, तो इनमें से क्या है कि कुछ फोटॉन में तो अब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब्जॉर्ब, और कुछ फोटॉन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इस केस में मान लेते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स हैं वो n1% हैं, और जाहिर सी बात है फिर जो अब्जॉर्ब फोटॉन्स होंगे वो उनका जो फैक्टर आएगा वो 100 - n1% आ जाएगा। तो इस केस में हमें फोर्स निकालनी है, तो सिंपली हम फोर्स कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू अब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स प्लस फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स। अब अब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स यहाँ 100 - n1 है, तो 100 - n1 इंटू W/c, ये हो गया बाई, इसको 100 से आप डिवाइड कर दीजिए ताकि जिससे पता लगे कि 1% फोटॉन से कितना फोर्स लगेगा। भाई 100% से W/c लगा, तो 1% से W/c डिवाइडेड बाई 100 लगा, तो 100 - n1 से कितना लगेगा, इसको आप 100 - n1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ये जो रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स हैं दीज आर n1%, तो इसको आप सीधा लिख सकते हैं एज n1% इंटू 2W डिवाइडेड बाई c। तो ये करके आप निकाल सकते हैं कि इस पे फोर्स कितना लगेगा, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात प्रेशर की है तो प्रेशर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द एक्सप्रेशन फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स के वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन फोटॉन्स की वजह से कितना इस पे फोर्स लगेगा। सो दिस वाज रिगार्डिंग द क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटॉन्स और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट्स। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए कि फोटॉन्स क्या हैं, एनर्जी उसका क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, मोमेंटम क्या है, कैसे ये चीज़ें रिलेटेड होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि उसमें फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर कितना होगा, किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें कैलकुलेट की। अच्छा, कई बार इसमें क्या है कि जो इंसिडेंस है वो ऐसे होता है कि नॉर्मल से थीटा एंगल पे इंसिडेंट होते हैं फोटॉन्स। जरूर नहीं कि नॉर्मल इंसिडेंट हो, ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट होंगे। तो अगर थीटा एंगल पे इंसिडेंट होंगे तो आप ये वाला कंपोनेंट ले लीजिए फोर्स का। मतलब मान लीजिए कुछ भी फोर्स आया तो उसको आप कोस थीटा से, मान लीजिए अगर ऐसे है तो एफ फोर्स लगेगा, तो एफ फोर्स का जो कंपोनेंट है उसको आप कोस थीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर ऐसा कुछ है थीटा एंगल पे है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई कोस थीटा, तो आपके आंसर इसी से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो आप उसको नॉर्मल वाला कंपोनेंट ले सकते हैं, यहाँ से कोस थीटा से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पे ऐसा है क्वेश्चन कि ये नीट में एक बार आया भी था कि फोटॉन्स जो हैं वो यहाँ से एंगल थीटा बना रहे हैं इस तरीके से, और वो ऐसे रिफ्लेक्ट होते हैं, तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे कोस ऑफ 90 माइनस थीटा से, तो ये आप साइन थीटा से सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहां से आपका इसमें आंसर आप कैलकुलेट कर पाएंगे।
तो ये हमने पढ़ा फोटॉन्स के बारे में कि फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका एनर्जी किससे रिलेटेड होता है, किस किस फैक्टर पे एनर्जी डिपेंड करेगा, ग्राफ कैसा आएगा, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, मास के साथ क्या रिलेशन है, कितना फोर्स एग्जर्ट करेंगे वो किसी सरफेस पे जब इंसिडेंट होंगे, प्रेशर कितना आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने फोटॉन्स के बारे में इसमें पढ़ी। आइए इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस फॉर दैट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है इट इज गिवन टू बी 2 × 10⁻15 हर्ट्ज। ये वैक्यूम में दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज इन वैक्यूम। आपको कैलकुलेट करना है पहली चीज स्पीड, दूसरी चीज वेवलेंथ, और थर्ड इज एनर्जी। फोर्थ आप मान लीजिए इसमें मोमेंटम। तो ये एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन। कोई फोटोन आपको दिया हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है स्पीड, वेवलेंथ, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकुलर फोटोन। तो इसमें आप सिंपली जानते हैं कि वैक्यूम में हर फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा आपका C, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये थ्योरी में एक पॉइंट था फोटॉन्स की थ्योरी में, वैक्यूम में सब फोटॉन्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका C, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के बारे में हमने पढ़ा था कि C इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लैम्डा आपका आ जाएगा C डिवाइडेड बाई द फ्रीक्वेंसी। तो C है आपका 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी है आपका 2 × 10⁻15। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे आएगा 1.5 × 10⁻⁷ मीटर, या इसी को अगर अपन लिखें तो ये आ जाएगा 1.5 × 10⁻3, यहाँ पे मैं 10⁻³ कर देता हूँ, इंटू 10⁻⁷। तो ये आपका 10⁻⁻10 आ जाएगा। तो लैम्डा आ जाएगा यहाँ से 1.5 × 10⁻3 इंटू 10⁻10 मीटर, और हमें पता है कि 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से आपका लैम्डा जो है वो आ जाएगा 1.5 × 10⁻3 एंगस्ट्रॉम, या सिंपली इसको कहें तो 1500 एंगस्ट्रॉम इसका थर्ड इज एनर्जी। तो हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू H × न्यू होता है। तो यहाँ से H का वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एज 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी है आपका 2 × 10⁻15। हर्ट्ज का मतलब होता है 1/सेकेंड। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एनर्जी आपका आ जाएगा 6.6 × 2 × 10⁻34 + 15 जूल। ये आपका यहाँ से एनर्जी आ जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2 से 6 12 और 13 13.2 × 10⁻⁻34 + 15, ये आपका आ जाएगा -19 जूल। तो ये आप एनर्जी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इसका मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई C। तो E जो है वो था इसमें 13.2 × 10⁻⁻19, 13.2 × 10⁻⁻19 and divided by 3 × 10⁸. Obviously unit will be kilogram meter per second. तो यहाँ से जो मोमेंटम है वो आपका आ जाएगा 3 से 4 4.4 × 10⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका मोमेंटम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था फोटोन का और कुछ पैरामीटर्स पूछे थे, जैसे स्पीड ऑफ
द फोटोन इन वैक्यूम, वो हमें पता ही है कि सारे फोटोन्स वैक्यूम में लाइट की स्पीड से चलते हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाज द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ में हमें रिलेशन पता है c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, तो वहाँ से आपका वेवलेंथ आ जाएगा। थर्ड वाज एनर्जी, एनर्जी में हमें पता है कि E इज इक्वल टू h